हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका अपने YouTube चैनल जीनियस हब एकेडमी पर। मैं विकास गुप्ता आप लोगों को इस प्लेटफॉर्म पर क्लास 12 का फिजिक्स पढ़ा रहा था, जिसमें हमारा चैप्टर चल रहा था चैप्टर नंबर 4। चैप्टर का नाम था कैपेसिटर, जिसे हिंदी में कहते हैं संधारित्र। तो इस संधारित्र के ऊपर हम लोगों ने एक लेक्चर लिया। इसके पहले प्रीवियस लेक्चर में हमने बात किया कि संधारित्र होता क्या है, संधारित्र की धारिता क्या होती है, तथा हमने यह भी देखा कि जो धारिता होती है वह किन किन बातों पर निर्भर करती है, और हमने ये भी देखा कि धारिता के क्या क्या मात्रक हो सकते हैं, और सारी बातों के ऊपर हमने डिस्कस किया है। हमने इसके पहले एक लेक्चर को अपलोड किया, आप जाकर वहाँ से देख सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारे पास टॉपिक ये है, किसी विलगित गोलीय चालक की धारिता निकालेंगे। किसी विलगित गोलीय चालक की धारिता, या कह सकते हैं किसी आइसोलेटेड स्फीयर का हम लोग कैपेसिटेंस आज निकालने जाएंगे और देखेंगे कि किसी आइसोलेटेड का मतलब क्या होता है, जो उसके पास और अन्य कोई चालक ना हो, आइसोलेट हो, सबसे आइसोलेट हो। तो इसका मतलब क्या है, हम हेडिंग सबसे पहले लगाते हैं और देखते हैं हेडिंग क्या है आपकी। लिखेंगे क्या, विलगित। विलगित का मतलब होता है बिल्कुल अलग। विलगित गोलीय चालक की विलगित गोलीय चालक की धारिता। विलगित गोलीय चालक की धारिता, कैपेसिटेंस ऑफ, इंग्लिश पे कहेंगे कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल आइसोलेटेड स्फीयर। कैपेसिटेंस ऑफ आइसोलेटेड स्फीयर, इंग्लिश में कहेंगे कैपेसिटेंस ऑफ आइसोलेटेड स्फीयर। इसके बारे में हमें चर्चा करनी है। तो हम बात करते हैं, अगर हमें इसकी चर्चा करनी है तो क्या होगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, गोलीय चालक का मतलब क्या होता है, एक गोला लेंगे। क्या लेंगे, एक गोला। और वो गोला कैसा होना चाहिए, विलगित होना चाहिए, आइसोलेटेड दैट मीन्स उसका मतलब ये होता है आइसोलेटेड का कि वह किसी के और संपर्क में ना हो, किसी और चालक को, उसके पास कोई और चालक ना हो। तो हम एक ऐसा गोला ले लेते हैं। तो चलिए देखिएगा, यहाँ पे हम लोग यहाँ पर एक गोला ले लेते हैं। ये हमारे पास एक गोला है जिसका हमने रेडियस क्या मान लिया, r, और हमने इस गोले को प्लस क्यू आवेश दिया। इस गोले को हमने क्या किया, प्लस क्यू आवेश। अब ये प्लस क्यू आवेश लाया कहाँ से हमने, तो हमने आपको बताया सारा आवेश कहाँ से ले आते हैं, कहाँ से, अनंत से। ठीक है बेटा, तो ये सारा आवेश जो हमने प्लस क्यू लाया, कहाँ से लाया, अनंत से। और ला करके जैसे ही हमने इस विलगित गोलीय चालक को दिया, आइसोलेटेड स्फीयर को दिया, तो वो प्लस क्यू आवेश इस स्फीयर के, इस गोले के सरफेस पर चारों ओर क्या हो गया, एक समान रूप से वितरित हो गया। क्लियर बात। तो हमने इसे कितना आवेश दिया, प्लस क्यू आवेश। कितना आवेश दिया, प्लस क्यू आवेश। और मैंने मान लिया ये के परावैद्युतांक में रखा गया। किसमें, के परावैद्युतांक में। और जैसे हमने इसे प्लस क्यू आवेश दिया तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, एक विभव आ जाएगा। क्या आ जाएगा, विभव। तो विभव यहाँ पर हमने मान लिया v, और वो विभव v किसके बराबर हो जाएगा, के क्यू बटे कैपिटल आर के। क्लियर बात नहीं यहाँ पे, ये बात समझ में आई। तो हमने क्या किया, हमने एक विलगित गोलीय चालक लिया जिसकी त्रिज्या क्या थी, कैपिटल आर, और इस हमने विलगित गोलीय चालक को अनंत से क्या दिया, एक प्लस क्यू आवेश दिया, जो ये क्या हुआ, इसके चारों ओर पृष्ठ पर क्या हो गया, वितरित हो गया। और कैसे वितरित हो गया, एक समान रूप से। और हमने ये बोला ये कहाँ रखा गया है, के परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखा गया है। क्लियर है बात यहाँ पे। अब हमसे पूछा है और हमने मान लिया इस गोलीय चालक की जो कैपेसिटेंस है वो क्या है, सी है। कैपेसिटेंस क्या है, सी है। क्लियर बात यहाँ पे। तो सबसे पहले लिखेंगे माना गोलीय चालक, माना गोली नहीं बल्कि लिख लिया विलगित गोलीय चालक, माना विलगित का मतलब समझ रहे हो ना, किसके पास और कोई चालक नहीं है। माना विलगित गोलीय चालक जिसकी त्रिज्या r है, जिसकी त्रिज्या r है, के परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखा गया है। के परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखा गया है। यहाँ तक कोई दिक्कत है भाई आप लोगों को? तो हमने क्या किया,
माना R त्रिज्या वाला एक विलगित गोलीय चालक है जो कहाँ रखा गया, K परावर्तांक वाले माध्यम में रखा गया है। आगे लिखेंगे क्या, तथा अनंत से प्लस क्यू आवेश दिया गया जो इसके पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित है, जो एक समान रूप से वितरित है। क्लियर है बात यहाँ पे या नहीं, कोई दिक्कत है यहाँ पे। अब हमने प्लस क्यू आवेश दिया, जितना मैं कह रहा हूँ वो हमने कर दिया, जितना हमने काम किया यहाँ पे पहले आपको उतना लिख दिया मैंने यहाँ पे। अब हम क्या लिखेंगे, तथा माना आवेश देने पर उत्पन्न विभव V है तथा चालक की धारिता C है, तब धारिता C बराबर क्या हो जाएगा, Q/V। पढ़ाया था नहीं पढ़ाया था भाई, कल की क्लास में बात हम लोगों ने देखी थी ना, धारिता C बराबर क्या होता है, Q/V। अब यहाँ से हम बात करेंगे क्या, ध्यान सुनिएगा। अगर हमने बोला R दूरी पर है और कुछ आवेश है तो यहाँ पे विभव क्या हो जाएगा, तथा उत्पन्न विभव V बराबर क्या हो जाएगा, KQ/R। इसे मान लेते समीकरण 1। समझ में आई बातें। अब लिखेंगे, इधर लिखते हैं हम क्या, कि V का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या हो जाएगा, तो लिखोगे C बराबर Q/V। V का मान क्या है, KQ/R। तो देखिए यहाँ से Q से Q कैंसिल, R ऊपर जाएगा तो हो जाएगा R/K। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो यहाँ से C बराबर हो जाएगा R और K का मान कितना होता है, 1/4πε0। ये 1/4πε0 किसके लिए होता है, निर्वात के लिए। किसके लिए, निर्वात के लिए। लेकिन हमने पहले मान रखा है माध्यम में रखा गया और माध्यम क्या है, K, तो इसकी पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, ε0 K। अब ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 4πε0K R। तो C बराबर यहाँ से हो जाएगा 4πε0K R। तो जो इसकी धारिता आएगी गोलीय चालक की, और ये गोलीय चालक कैसा है, विलगित गोलीय चालक है, मतलब इसके पास और अन्य कोई चालक नहीं है। तो इसका जो धारिता आ गया वो क्या आ गया, C बराबर 4πε0K R। समझ में आई बात है। तो इस फार्मूले से आपको पता चल पा रहा होगा कि जो धारिता होती है किसी भी चालक की, वो किस पर डिपेंड करती है, के माध्यम है ना, माध्यम पर निर्भर करेगी। R उसकी त्रिज्या मतलब उसकी आकृति पर निर्भर करेगी। R घटाओगे बढ़ाओगे तो इसकी आकृति चेंज हो जाएगी कि नहीं चेंज हो जाएगी, आकार चेंज हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। इसका मतलब किसी भी गोलीय चालक की धारिता हो या किसी भी चीज़ की, किसी भी चालक की धारिता हो, वो किस पर निर्भर करता है, R पर, मतलब उसकी आकृति पर, आकार पर, और साथ साथ उसके माध्यम पर। क्लियर बात। यहाँ पे एक चीज और है जिस पर निर्भर करती है, जैसे मैं बार बार बोल रहा हूँ कि विलगित का मतलब क्या होता है, इसके पास और कोई अन्य चालक नहीं है। तो ये बार बार क्यों कहा जा रहा है कि अन्य चालक इसके पास और नहीं है। अगर कोई अन्य चालक और आ गया तो क्या होगा, तो भाई दिक्कत होगी। पोटेंशियल धीरे धीरे क्या हो जाएगा, घटने लग जाएगा। पोटेंशियल क्या हो जाएगा, घटने लग जाएगा। और आपको पता पोटेंशियल घटेगा जब इसके पास और अन्य कोई चालक लाओगे। ध्यान से समझना, जब कोई इसके पास अन्य कोई चालक लाओगे तो इसके ऊपर जो ये आवेश है ये क्या करेगा, धीरे धीरे मैं बताऊंगा क्या होगा, तो धीरे धीरे किसी तरीके से क्या हो जाएगा, इसका पोटेंशियल कम हो जाएगा। और कैसे कम होगा आगे हम पढ़ेंगे। और जैसे पोटेंशियल कम होगा उसकी धारिता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। बात समझ में आई।
तो इस वजह से ध्यान दीजिएगा कि ये विलगित गोलीय चालक की धारिता हमने निकाल रखी है। समझ में आई बातें। और ये हमारे लिए सबसे खराब चालक है। क्यों ये सबसे खराब विलगित गोलीय चालक होता है, इसके बारे में बात करेंगे। तो बताओ ये बात समझ में आए कि नहीं आए। तो यहाँ से हम समझ सकते हैं क्या कि जो भी किसी चालक की धारिता वो उसके ऊपर माध्यम के ऊपर डिपेंड करती है, साथ साथ उसकी त्रिज्या मतलब इसकी आकृति और आकार पर निर्भर करती। और यहाँ पे देखो C को देखा जाए और K को देखा जाए और R को, C इससे किस प्रकार का रिलेशन रखता है, समानुपाती का। कैसा है, समानुपाती का। C समानुपाती K के और C समानुपाती R के। इसका मतलब क्या है, R बढ़ाओगे तो कैपेसिटेंस बढ़ेगा, धारिता बढ़ेगी, या तो प्रवैद्युतांक बढ़ाओगे तो भी धारिता आपकी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। समझ में आ रही बातें। और कैसा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लीनियर। इसका ग्राफ अगर देखा जाए तो ग्राफ देखिए इस तरीके से बन के आएगा। C वर्सेस K का ग्राफ क्या बनकर आएगा मैं बता देता हूँ। ये ग्राफ बन करके आता है, बना लीजिएगा, ठीक है ना। ये कैसा ग्राफ होता है, लीनियर ग्राफ होता है। अगर आपका इधर C है तो इधर क्या होगा आपका K। जैसे जैसे K का मान देखो बढ़ाओगे, देखो K यहाँ है, अभी K हमने बढ़ा दिया, K हमने उठाकर यहाँ कर दिया तो देखो C भी बढ़ गया। बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया। पहले K यहाँ था तो C यहाँ था, अब K यहाँ हुआ तो C यहाँ हो गया। तो मतलब धीरे धीरे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और एक ग्राफ और बनता है C वर्सेस R का, ये भी बिल्कुल लीनियर बढ़ेगा, लीनियर बनेगा। ये भी देख सकते हो। अगर इधर आपकी R है और इधर आपका C है तो देख सकते हो आप क्या हो जाएगा, पहले एक समय R यहाँ था तो आपका जो C था यहाँ था, फिर हमने R को और बढ़ाकर यहाँ कर दिया तो देखिए C भी बढ़ गया। बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया। तो इस वजह से हम देख रहे हैं डायरेक्टली रिलेशन है। कैसा है, डायरेक्टली रिलेशन है। तो इसे ग्राफ लिख लेना है ना, इनके बीच ग्राफ भी, ये भी बना लीजिएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई, कोई दिक्कत है तो आप पहले इतना नोट करिए, फिर इसके बारे में कुछ आपकी और बातें कराते हैं। चलिए इतना नोट करिए आप सभी लोग। चलिए आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। देखिए हमारे पास जो फार्मूला आया विलगित गोलीय चालक की धारिता C बराबर क्या आई, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू K इंटू R। ये फार्मूला आया किसके लिए, जब ये आपका गोलीय चालक कहाँ हो, किसी माध्यम में रखा गया हो, ठीक है ना। किस में रखा गया हो, माध्यम में। अब यही गोलीय चालक, यदि गोलीय चालक, ध्यान सुनिएगा, यदि गोलीय चालक और कैसा गोलीय है तो ध्यान देना, विलगित गोलीय चालक हवा या निर्वात में हो, हवा या निर्वात में रखा गया हो, तब K बराबर कितना हो जाता है आपका 1। K बराबर कितना हो जाता है 1। उस केस में जो आपका ये C है, C बराबर क्या हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, K की वैल्यू 1 रखेंगे तो हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R। क्लियर बात है यहाँ पे, कोई दिक्कत है आपको। अब ध्यान सुनिएगा, अब हम ये देखने जा रहे हैं कि यदि हम त्रिज्या 1 मीटर ले ले, त्रिज्या कितनी ले ले, 1 मीटर ले लें तो ये आपकी कैपेसिटेंस कितनी आएगी। यदि हम त्रिज्या को क्या ले लें, यदि गोला समझते हो, गोला अगर मान लेते हैं हमारे पास ये 1 मीटर का है तो गोले का मतलब क्या होता है, 1 मीटर त्रिज्या, इधर ऐसे पूरा, ये आगे पीछे पूरा, इधर उधर ऐसे पूरा, है ना। यही तो पूरा होगा ना 1 मीटर, पूरा गोला 1 मीटर समझते हो ना। 1 मीटर का गोला, जो कपड़ा आप लेने जाते हो जिससे वो माप कर देता है आपको कपड़ा, वो 1 मीटर का होता है। अब उस 1 मीटर का चारों ओर तरफ का एरिया ले लो, उतना बड़ा कैपेसिटर हम लेने जा रहे हैं, मतलब जिसकी त्रिज्या क्या होगी 1 मीटर। लिखेंगे क्या, यदि R बराबर 1 मीटर हो, 1 मीटर हो तो C का मान कितना आएगा, तो C बराबर क्या 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R के यहाँ कितना रख देंगे 1, तो आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब इसकी वैल्यू कितनी होती है तो मैंने आपको बता रखा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है, 9 × 10⁹ अब हमें चाहिए केवल 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को इधर ले जाओ और इसको इधर ले आओ तो हो जाएगा 1/, इसको इधर ले आओ कितना हो जाएगा 9 × 10⁹
इसको उधर ले जाएंगे, हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो हमने यहाँ से देखा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है, 1/9 गुणे 10 की घात 9। तो यहाँ इसकी वैल्यू रख दो, कितना हो जाएगा 1/9 गुणे 10 की घात 9। एक काम करते हैं, 10 से ऊपर नीचे गुणा कर देते हो जाएगा 10/9 और गुणे 10 की घात 9 यहाँ पहले से है। और अभी हमने क्या किया, 10 से ऊपर नीचे गुणा भी तो किया था, तो एक 10 और आ जाएगा, हो जाएगा कितना 10/9 गुणे 10 की घात 10। अब 9 का भाग 10 में दो तो कितना हो जाएगा, देखना यहाँ से c बराबर, आप दो यहाँ से 9 एक कम 9, पॉइंट लगा दो, 1 बचा, फिर 9 एक कम 9, फिर 9 एक कम 9, और ये 10 की घात कहाँ ऊपर जाएगा, ऊपर, तो हो जाएगा 10 की घात -10 फैरड। बात समझ में आई कि नहीं आई। तो ये जब आपका रेडियस कितना कर दिया जाए 1 मीटर, यदि किसी गोली चालक की, विलगित गोली चालक की त्रिज्या 1 मीटर कर दी जाए तो उसका जो ये आता है कैपेसिटेंस वो कितना आता है 1.11 गुणे 10 की घात -10 फैरड। ये धारिता क्या, जब 1 मीटर समझते हो ना, बहुत बड़ा कैपेसिटर हो जाएगा, और उस बहुत बड़े कैपेसिटर की जो धारिता आएगी वो कितनी आएगी, बस बहुत थोड़ी सी आएगी, 1.11 गुणे 10 घात -10 फैरड। ये धारिता क्या बहुत कम है, बहुत कम है, माइक्रो फैरड से भी क्या है कम है, नैनो फैरड से भी कम है। इसका मतलब क्या है, अगर हम 1 मीटर की रेडियस का गोला लेते तो इतना धारिता आने का मतलब क्या है, हमारे पास 1 मीटर का कैपेसिटर समझते हो, कहीं लगा पाओगे क्या, पंखे में लगता है इतना बड़ा, और वो भी बेलनाकार होता है। कैसा होता है वो, बेलनाकार होता है। तो कैपेसिटर कई प्रकार के होते हैं, आगे पढ़ेंगे, बेलनाकार भी हो सकता है, सर्कुलर भी हो सकता है, इसे वृत्ताकार कहते हैं ना, गोली भी हो सकता है, लेकिन गोले में ये देखो प्रॉब्लम यही है। और सबसे बड़ी बात, विलगित गोली चालक है, विलगित का मतलब इसके पास कोई और अन्य चालक नहीं है। फायदा यहीं से आगे मिलेगा हमें, हम इसका प्रयोग कहीं नहीं कर पाएंगे विलगित गोली चालक की। क्यों, क्योंकि विलगित गोली चालक की जो धारिता आती है वो बहुत कम आती है, विलगित गोली चालक की जो धारिता होती है क्या आती है, बहुत कम होती है, इसका प्रयोग हम नहीं करेंगे। तो हम विलगित गोली चालक नहीं लेंगे, इसके साथ कोई और चालक भी हम जोड़ेंगे, और जोड़ने के बाद क्या होगा, कैसे उसका कैपेसिटेंस बढ़ेगा, कैसे उसकी धारिता बढ़ेगी, ये बात हम करने वाले हैं। तो याद रखना, जो भी हम लोगों को कैपेसिटर लेना है वो हमें क्या लेना है, विलगित नहीं लेना है। विलगित लेने से क्या प्रॉब्लम आ रही है, वो बहुत आकार में बहुत बड़ा हो जा रहा है, और उसका रेडियस क्या नाम है, जो कैपेसिटेंस आ रहा है वो भी बहुत कम हो रहा है। लेकिन जब हम विलगित गोली चालक नहीं लेंगे, कोई और कंडक्टर भी साथ लेंगे, तो उसमें क्या होगा, उसकी आकार में हम वृद्धि नहीं करेंगे, उसकी आकार बड़ा नहीं होगा, बल्कि कैपेसिटेंस अपने आप बढ़ जाएगा। देखो कैपेसिटेंस कैसे बढ़ाएंगे हम बात करेंगे, ठीक है ना, वहाँ पे पोटेंशियल घटा करके, क्या करके, पोटेंशियल घटा करके। तो चलिए बात इतनी समझ में आई आप लोगों की कि जब हम रेडियस कितना ले लें 1 मीटर ले लेते हो तो ये चालक की धारिता आती है गोली चालक की। क्लियर बात यहाँ पे। अब एक ही बार हम क्या करेंगे, धारिता हम ले लेते हैं कि चलिए हमें पता चला 1 मीटर लेने पर इतनी धारिता आती है। अब की बार हम लोग क्या करेंगे, धारिता 1 फैरड ले लेते हैं। धारिता ए पर हम देखो, हमने क्या अभी आपको निकाला कि हमने ये देखा कि अगर 1 मीटर का आकार लिया जाए, 1 मीटर त्रिज्या का गोली चालक लिया जाए तो उसकी धारिता कितनी होगी। अब हम ये सोच रहे हैं अगर 1 फैरड की धारिता हमें चाहिए, कितने फैरड की, 1 फैरड की हमें धारिता चाहिए, तो कितना बड़ा हमें कैपेसिटर लेना पड़ेगा, ये हम देखने वाले हैं। तो पहले आप इतना नोट करिए, इसके बाद हम आपको बताएंगे कि अगर हमें 1 फैरड का धारिता चाहिए या 1 फैरड की कोई कैपेसिटेंस वाला कैपेसिटर चाहिए तो हमें कितना बड़ा आपका कैपेसिटर लेना पड़ेगा। तो पहले आप इतना नोट करिए, फिर हम उसको भी देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। बात करते हैं, क्या हमने बोला कि यदि आपकी बार हम लोग करने जा रहे हैं, यदि किसी गोली चालक की, यदि किसी विलगित, ध्यान रखना वर्ड याद रखना, विलगित गोली चालक की, यदि किसी विलगित गोली चालक की धारिता 1 फैरड हो तो गोली चालक की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। गोली चालक की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, ज्ञात
कीजिए। क्लियर बात बाबू, ये हमें क्वेश्चन करना है। तो अगर इस क्वेश्चन में हम देखें तो हमें पास गिवन दैट क्या क्या है, सॉल्यूशन में देखिए गिवन दैट दिया है, क्या दिया है, गोली चालक की धारिता C बराबर कितना दे रखा, 1 फैरड। मैंने बार बार बताया ये C हल्का सा क्या होता है, टेढ़ा होता है, इटैलिक के रूप में होता है, और जबकि कूलाम का जो C होता है वो बिल्कुल सीधा सा होता है। तो ये फर्क होता है धारिता C में और आवेश की मात्रा कूलाम का जो रिप्रेजेंटेशन है C, उस दोनों में ये फर्क होता है। अब C बराबर 1 फैरड दे रखा, आपसे क्या पूछा है, गोली चालक की त्रिज्या मतलब चालक की त्रिज्या R आपको बताना है। तो आप जानते हो C बराबर जो होता है वो क्या होता है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R। अब त्रिज्या निकालनी है R, तो R बराबर क्या हो जाएगा, देखिए R इसके साथ किसमें है, गुणा में, इधर आएगा तो भाग में, तो हो जाएगा C अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से देखिए C कितना है आपका 1 है, और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है, या इसको ऐसे लिख लेते हैं, देखिए जरा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू C, ऐसा भी तो लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत है। अब इसकी वैल्यू आपको पता है कितनी होती है, 9 × 10 की घात 9, और गुणे C का मान कितना है 1, तो आ जाएगा आपका कितना, यहाँ से अगर देखा जाए तो R बराबर आपका जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, 9 × 10 की घात 9 मीटर। मतलब यदि आपको किसी विलगित गोली चालक से धारिता 1 फैरड चाहिए तो कितना मीटर लेना पड़ेगा, 9 × 10 की घात 9 मीटर रेडियस की आपका गोला लेना पड़ेगा। और आपको पता है जो पृथ्वी की त्रिज्या होती है, पृथ्वी की त्रिज्या कितनी होती है, R बराबर होती है बेटा आपका 6400 किलोमीटर, और अगर इसे मीटर में चेंज करेंगे तो R बराबर आ जाएगा 6.4 × 10 की घात 5 मीटर। ये किसकी रेडियस है, पृथ्वी की त्रिज्या है। और चालक की त्रिज्या जरा देख लो, 9 × 10 की घात 9, मतलब जो चालक की त्रिज्या है वो पृथ्वी की त्रिज्या से भी बड़ी आ रही है। ले पाओगे ये, मतलब जितना बड़ा हमारा पृथ्वी नहीं है उससे बड़ा आपको कैपेसिटर लेना पड़ेगा, तब जा करके आपको कितना धारिता मिलेगी, 1 फैरड की। कितनी धारिता, 1 फैरड की। यही रीजन है बेटा जो विलगित गोलीय चालक को हमें हटाना पड़ा। ये तो सबसे बड़ी साइज में ये बहुत बड़ा हो जा रहा था, और जो इसका धारिता वो बहुत कम हो जाती थी। किसकी वजह से, विलगित गोलीय चालक की वजह से। बात समझ में आई। तो इस वजह से हमें ये चालक जो ले रहे हैं विलगित गोली चालक, इसे हमें हटाना पड़ा, यूज नहीं करना पड़ा, क्योंकि ये आकार में बहुत बड़ा हो जाता है परंतु इसकी जो धारिता होती है बहुत कम हो जाती है। अब देख भी लो 1 फैरड का चाहिए तो आपको चालक क्या लेना, गोली चालक कितना लेना पड़ेगा, पृथ्वी की त्रिज्या से भी बहुत बड़ी। अब इतनी बड़ी पृथ्वी है, उससे बड़ा कहीं चालक लेना पड़े तुम्हें तो ले पाओगे। इस वजह से बेटा ये हमें हटाना पड़ा, ये विलगित गोली चालक क्या करना पड़ा, हटा देना पड़ा। इसका इसीलिए कहा जाता है, एक वर्ड किताब में लिखता है कि विलगित गोली चालक का व्यवहारिक रूप से कोई प्रयोग नहीं है। भाई जहाँ इतनी बड़ी त्रिज्या की हमें अगर चालक लेने पड़ेंगे, क्या हम इसका यूज कर पाएंगे, नहीं। तो इस वजह से विलगित गोली चालक की कोई प्रयोग नहीं किया जाता है, इस वजह से। क्लियर है बात यहाँ पे। तो चलिए आप इसको नोट करिए, मैंने आपको बता दिया आखिर में क्यों नहीं यूज किया जाता ये विलगित गोली चालक। और इसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हम लोग देखो विलगित गोली चालक लिया ना, विलगित का मतलब क्या, उसके पास केवल एक ही गोली चालक, उसके पास कोई दूसरा चालक नहीं है। इसी प्रॉब्लम को हटा देंगे। अब की बार हम लेंगे प्लेट लेंगे, 1 प्लेट नहीं बल्कि कितने प्लेट लेंगे, 2 प्लेट लेंगे। कितने प्लेट लेंगे, 2 प्लेट, और दोनों प्लेटों पर आवेश होगा। इससे विभव में परिवर्तन होगा, विभव घटेगा तो धारिता आपकी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, बिना चालक की लंबाई या बिना चालक का क्षेत्रफल बढ़ाए हुए। ठीक है ना। तो अभी याद रखिएगा, अभी इतना आप नोट करिए, फिर इसके बाद आपसे आगे बात करते हैं। चलिए आप लोगों ने नोट किया होगा। देखिए अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या कह रहा है, कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। सिद्ध कीजिए कि कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर तथा फैरड प्रति मीटर एक ही भौतिक राशि के मात्रक है। तो ये जो दोनों मात्रक दे रखे हैं, कह रहा है इसी को सिद्ध करना कि ये दोनों मात्रक एक ही भौतिक राशि के मात्रक
है। क्लियर है बात यहाँ पे? तो चलिए आप लोगों ने अभी पढ़ा क्या, सबसे पहले हम देखेंगे गोलीय चालक की धारिता। सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, गोलीय चालक की धारिता C बराबर आपने क्या पढ़ा है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। देखिए कह रहा है 1 यूनिट फैराड प्रति मीटर, इसका मतलब फैराड ऊपर होगा, ध्यान समझना। ये यूनिट क्या बता रहा है, फैराड प्रति मीटर का मतलब फैराड बटे मीटर। फैराड किसका मात्रक होता है, C का, बटे मीटर दूरी होगी कुछ, क्या होगी, दूरी होगी, या तो क्या होगी, लंबाई होगी, यही सब होगी ना। तो जरा देखो इससे कहाँ से मिलेगा, ये रहा आपका क्या धारिता, इसका मात्रक क्या हो जाएगा फैराड, और ये रहा त्रिज्या, त्रिज्या किसमें होगी, मीटर में होगी ना। इसका मतलब अगर इस त्रिज्या को मैं इधर ले आऊं तो अभी इसके साथ गुणे में है, इधर आएगा तो भाग में, ऊपर फैराड नीचे मीटर, फैराड प्रति मीटर बन जाएगा कि नहीं। इसका मतलब यहाँ से, और इसमें देखो कौन सी चीज की मात्रक बनानी होगी, एप्सिलॉन नॉट। अगर मैं एप्सिलॉन नॉट 4 पाई तो कांस्टेंट है ना, इसका कोई मात्रक होगा क्या, नहीं, तो बचा कौन, एप्सिलॉन नॉट। क्या बचा, इसका मतलब एप्सिलॉन नॉट बराबर अगर मैं लिखूं, एप्सिलॉन नॉट बराबर लिखूं तो क्या हो जाएगा C अपान ये, और ये गुणे में इधर आएगा भाग में, 4 पाई कितना हो जाएगा R। 4 पाई तो कांस्टेंट है, तो यहाँ से देखा जाए जो एप्सिलॉन नॉट का मात्रक वो क्या हो जाएगा फैराड प्रति मीटर। तो लिखेंगे या एप्सिलॉन नॉट बराबर C अपान 4 पाई R, तो लिखेंगे तब एप्सिलॉन नॉट का मात्रक बराबर क्या हो जाएगा, C का मात्रक क्या हो जाएगा फैराड, और R त्रिज्या, त्रिज्या का मात्रक मीटर। इसे मान लो समीकरण नंबर 1। क्या मान लोगे, समीकरण नंबर 1। बात समझ आई कि नहीं आई, इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। कोई दिक्कत यहाँ तक। अब आपको पता है, यहाँ से देखिएगा, मैं अगर आपसे पूछूं F बराबर कूलाम बल के नियम से, कूलाम के अनुसार, कूलाम बल के अनुसार, कूलाम बल के अनुसार अगर मैं आपसे पूछूं तो F बराबर क्या होता है 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, ये तो होता है ना। अब यहाँ से देखिए एप्सिलॉन नॉट का मात्रक पता चल गया, तो यहाँ से जरा एप्सिलॉन नॉट का मात्रक निकालो। तो यहाँ से एप्सिलॉन नॉट इधर आएगा, देखो इधर भाग में है ना, इधर आएगा तो, और F इसकी जगह आ जाएगा, तो एप्सिलॉन नॉट बराबर क्या हो जाएगा 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट जगह कौन आ जाएगा F Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। तो एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या हो जाएगा, देखो आवेश का मात्रक, ये Q1 Q2 क्या आवेश है, आवेश का मात्रक क्या होता है कूलाम, तो आवेश एक नहीं है दो है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे कूलाम स्क्वायर। अब ये बटे में, बटे के लिए लगाते हैं प्रति, फोर्स का मात्रक क्या होता है न्यूटन, और दूरी, दूरी का मात्रक होता है मीटर, और ये स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर। इसे मान लेते हैं समीकरण 2, मान ले। अब लिखेंगे क्या समीकरण 1 व 2 से, देखो ये भी एप्सिलॉन नॉट का मात्रक और ये भी एप्सिलॉन नॉट का मात्रक है, तो हम ये नहीं कह सकते ये मात्रक और ये मात्रक दोनों एक ही भौतिक राशि के मात्रक है कि नहीं है भाई। ये जो मात्रक है किसका है एप्सिलॉन नॉट का, और जो ये मात्रक है वो भी किसका मात्रक है एप्सिलॉन नॉट का। इसका मतलब ये मात्रक हो या ये मात्रक, दोनों एक ही भौतिक राशि के मात्रक है। बात समझे कि नहीं, तो लिख देना, यहाँ से लिखना समीकरण 1 व 2 से स्पष्ट है, समीकरण 1 व 2 से स्पष्ट है कि फैराड प्रति मीटर, फैराड प्रति मीटर तथा कूलाम स्क्वायर, तथा कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर एक ही भौतिक राशि के मात्रक हैं, एक ही भौतिक राशि के मात्रक है। बात समझ में आई नहीं आई, कोई दिक्कत वाली बात है? तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर था, इसे भी आप लोग फटाफट नोट करिए। चलिए देखते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है। कह रहा है पृथ्वी को 6400 किलोमीटर त्रिज्या का, पृथ्वी को 6400 किलोमीटर त्रिज्या का यदि हम विलगित गोलीय चालक मान ले, क्या मान ले विलगित गोलीय चालक, कितने त्रिज्या का 6400 किलोमीटर त्रिज्या का अगर हम पृथ्वी को विलगित गोलीय चालक मान ले तो इसकी धारिता की गणना हमें करनी है।
दूसरा क्वेश्चन बी क्या कह रहा है, यदि पृथ्वी के चारों ओर जल होता, पृथ्वी के चारों ओर जल होता तो उसकी धारिता कितनी होगी। जल होने से क्या पता हो क्या, मतलब क्या फर्क पड़ा, पहले भैया माध्यम चेंज हो गया ना। अभी पृथ्वी कहाँ थी, हवा में थी, पृथ्वी कहाँ थी, हवा में थी। लेकिन जब पृथ्वी के चारों ओर जल हो जाएगा तो उसका माध्यम क्या हो जाएगा, चेंज। और माध्यम जल है और जल का इसने परावैद्युतांक के का मान दे रखा है कितना, 81। तो अगर जल होता तो धारिता कितनी होगी। और मैंने वैसे बताया है कि अगर आप परावैद्युतांक का मान बढ़ाओगे तो पृथ्वी की धारिता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। किसी की भी धारिता, पृथ्वी की नहीं, गोलीय चालक की धारिता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। क्लियर बात यहाँ पे। तो अभी चलिए अब करते हैं सबसे पहले वाला क्वेश्चन, पार्ट ए करते हैं हम लोग। पार्ट ए, पहला पार्ट हम लोग करते हैं। कह रहा पृथ्वी को 6400 किलोमीटर का विलगित गोलीय चालक मानकर, इसका मतलब दिया क्या है, पृथ्वी की त्रिज्या, पृथ्वी की त्रिज्या बराबर आर बराबर दे रखा है कितना, 6400 किलोमीटर। इसे मीटर में चेंज करो तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, तो 6400 गुणे हो जाएगा कितना, 1000 मीटर। और यही बराबर कितने का हो जाएगा, अब देखिए कितना हो जाएगा, 6400 और 3 जीरो यहाँ लग जाएगा, और 1 2 3। अब हम ये बराबर लिख सकते हैं कितना, 1 2 3 4 5 हो जाएगा 64 गुणे 10 की घात 5 मीटर। क्लियर बात है यहाँ पे कि नहीं, क्योंकि हमें किसमें, किलोमीटर को किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है भैया। अब बात करते हैं क्या, पृथ्वी की धारिता। तब लिखेंगे पृथ्वी की धारिता बराबर, पृथ्वी की धारिता हमने पढ़ा है, धारिता C बराबर क्या होता है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 1/9 गुणे 10 की घात 9। आर की वैल्यू कितनी आई, 64 गुणे 10 की घात 5। तो देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 64 एकम 64 और बटे कितना हो जाएगा 9 और गुणे 10 की घात यहाँ पे कितनी है 5, और ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा गुणे 10 की घात -9। तो ये कितना बराबर हो जाएगा। अब आपको 64 में 9 का भाग देना है, तो इधर देखिए हम दे रहे हैं 64 में आपका 9 का भाग, तो कितना हो जाएगा 9 सते 63, बचा कितना, 4 में से 3 गए 1.0, 9 एकम 9, कितना बचा 1, फिर 0, फिर 9 एकम 9, तो आ गया 7.11। तो ये हो जाएगा आपका बच्चा 7.11 गुणे 10 की घात -9। और ये किस में आएगा, फैराड में। किस में आएगा, फैराड में। क्या हुआ, सॉरी 9 में से 4 जाएगा कितना बचेगा, 9 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, -4 फैराड बचेगा। क्लियर है बात ना यहाँ पे। अच्छा ये मैं मिटा दे रहा हूँ, जरा देखिएगा जो धारिता है पृथ्वी की C बराबर वो कितना है, 7.11 गुणे 10 की घात -4 फैराड। अब मैं इसे माइक्रो फैराड में चेंज करने जा रहा हूँ, किसमें, माइक्रो फैराड। और माइक्रो फैराड में घात कितनी है, -6 होती है, लेकिन है कितनी, -4। तो इसका मतलब क्या, अगर मैं 2 अंक इधर दशमलव खिसकाऊं तो कितना हो जाएगा 711। वैल्यू को हमने बढ़ा दिया ना, वैल्यू को बढ़ा दिया तो घात क्या करनी पड़ेगी, कम करनी पड़ेगी, और कम करने के लिए हम क्या करते हैं, घटाते हैं। तो क्या हो जाएगा, गुणे 10 की घात -4। अब हमें घटाना है, कितना घटाना, 2 अंक खिसकाया तो 2 घटाना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा 711 गुणे 10 की घात -6, तो बराबर आ जाएगा 711 माइक्रो फैराड। बात समझ में आई कि नहीं आई। तो पृथ्वी की धारिता कितनी आई, 711 माइक्रो फैराड। बात समझ में आई कि नहीं आई। लेकिन एक बात ध्यान से सुनना, क्या सुनोगे, कि ये 711 जो माइक्रो फैराड आई है पृथ्वी की धारिता, ये कब आई है, जब हमने पृथ्वी को क्या माना है, विलगित गोलीय चालक माना है। विलगित मतलब ये जो पृथ्वी है इसके पास कोई अन्य और कोई चालक नहीं है, तभी हमने ये माना है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। वैसे पृथ्वी की विभव कितना होता है, पृथ्वी का 0 माना जाता है। पृथ्वी का विभव क्या माना जाता है, ध्यान से सुन लो। हम जानते हैं, तुम लोग तो नहीं जानते लेकिन हम जानते हैं, क्या जानते हैं बेटा, जो पृथ्वी का विभव होता है, पृथ्वी का विभव वो क्या माना जाता है, V बराबर क्या माना जाता है, 0 माना जाता है। पृथ्वी का विभव क्या माना जाता है, 0। तभी तो आपके घरों में क्या करते हो, अर्थिंग करते हो कि नहीं करते हो,
अर्थिंग करते हो कि नहीं करते हो घरों में अर्थिंग करते हो, या बड़े बड़े जो इंडस्ट्री होते हैं जहाँ पे कारखाने लगे होते हैं वहाँ भी बीच से क्या करते हैं, एक लोहे की राड गाड़ देते हो और फिर उसे बाहर की तरफ निकाल देते हैं ताकि आकाशीय बिजली जब भी उस पर पड़े तो उसके ऊपर क्या करे, पृथ्वी से धीरे होते हुए चला आ जाए। जो भी आकाशीय बिजली गिरती है वो कहाँ पड़ जाए, सीधे उस लोहे पर पड़ जाए। और पृथ्वी की धारित जो विभव होता है वो शून्य होने की वजह से आपको पता है जो करंट होती है वो कहाँ से कहाँ जाती है, उच्च विभव से। अब पृथ्वी का विभव शून्य है, इससे निम्न और कोई विभव हो सकता है नहीं, तो वहाँ से आएगी जो बहुत भयंकर बिजली होती है, जो बिजलियाँ होती है उनका विभव बहुत ज़्यादा होता है, तो उधर से आएंगे धीरे धीरे कहाँ चली जाएंगी, पृथ्वी में। इस वजह से हम लोग वहाँ पे करते हैं। तो पृथ्वी का विभव क्या माना जाता है, शून्य माना जाता है। क्या माना जाता है, शून्य, क्योंकि इसकी त्रिज्या बहुत बड़ी होती है। आपने फार्मूला पढ़ा होगा V बराबर KQ/R। अब ये R जो इसकी कितनी है, 6400 किलोमीटर, जो एक कंपैरेटिवली बहुत बड़ी त्रिज्या है। लगभग किस तरह बिहेव करेगी, इनफाइनाइट की तरह बिहेव करेगी। अगर ये इनफाइनाइट हो गया तो यहाँ से बताइए V बराबर क्या हो जाएगा, KQ/इनफाइनाइट। और जब किसी संख्या में इनफाइनाइट का भाग देते हो तो क्या हो जाएगा, 0। इसी वजह से पृथ्वी का विभव क्या माना जाता है, शून्य माना जाता है। समझ में आई बातें? क्यों? क्योंकि पृथ्वी की जो त्रिज्या है वो क्या होती है, बहुत बड़ी होती है। क्या होती है, बहुत बड़ी होती है। तो इस वजह से हम मान के ये चलते हैं इनफाइनाइट की तरह होगी, और इनफाइनाइट से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, विभव शून्य। अब सोचो अगर पृथ्वी का विभव शून्य हो गया, क्या हो गया, पृथ्वी का विभव शून्य हो गया, तो आपने धारिता C बराबर क्या पढ़ा है, Q/V। तो हो जाएगा Q/V की वैल्यू 0। तो जब किसी संख्या में हम 0 का भाग देते हैं तो क्या आता है, वो इनफाइनाइट। तो इस हिसाब से पृथ्वी की जो धारिता हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, अनंत हो जाएगी। क्या हो जाएगी, अनंत। तो हमने क्या बोला, जब हम पृथ्वी को विलगित गोलीय चालक मानेंगे, क्या मानेंगे, विलगित गोलीय चालक मानेंगे, तो उसकी धारिता कितनी आएगी, 711 माइक्रोफैरड। परंतु हमें पता है जो पृथ्वी की विभव होती है वो क्या मानते हैं हम लोग, शून्य मानते हैं। तो इस हिसाब से जो पृथ्वी की धारिता होती है वो क्या हो जाएगी, अनंत हो जाएगी। समझ में आई बात? मतलब इस अनंत हो जाने का मतलब क्या है कि इसके अंदर आवेश को धारण करने की जो क्षमता है वो बहुत अधिक है, अनंत है। इसीलिए अर्थिंग करने से क्या, तो उसके अंदर आवेश ही तो होते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन निकल कर बाहर आते हैं, है ना, तो आपको अच्छी इलेक्ट्रिसिटी मिलने लग जाती है। तो इसका मतलब क्या है कि धरती के पास चाहे जितना आप आवेश दे सकते हो, चाहे जितना उसे आवेश ले सकते हो, और ये तभी पॉसिबल है जब उसकी धारिता क्या होगी, अनंत होगी। बात समझ में आ रही है? तो ये भी हम मान सकते हैं। क्लियर है बात यहाँ पे? और अगर विलगित गोलीय चालक मानेंगे तो इसकी धारिता कितनी आएगी, 711 माइक्रोफैरड। क्लियर बात यहाँ पे? तो आप लोग इतना नोट करिए। हम इसके बाद बी वाला पार्ट करते हैं। कौन सा? नहीं तो यहीं पे देखो, मैं यहीं पे सॉल्व करा देता हूँ बी वाला भी। बी वाला भी यहीं देख लो, फिर एक साथ नोट करना। देखिए बी वाले पार्ट में क्या बोला, जरा आप ध्यान सुनिएगा। बी वाले पार्ट में क्या कह रहा है, के की वैल्यू कितना दे दिया, 81। यदि पृथ्वी के चारों ओर क्या हो जाए, जल हो जाए, और जल का परावर्तनांक कितना दिया है, 81, तब धारिता कितनी होगी। तो हमने तब धारिता पढ़ा है, हमने देखो धारिता एक तब पढ़ा जब वायु तथा निर्वात में हो चालक, तो उसके लिए हमने क्या पढ़ा है, C बराबर 4πε0r। लेकिन जब वही विलगित गोलीय चालक किसमें हो, किसी माध्यम में रखा गया हो, तो उसकी धारिता का फार्मूला आता है 4πε0 × K × R। तो यहाँ से देखिए क्या आ जाएगा, 4πε0r, ऐसे लिख लो, 4πε0 × R × K लिख सकते हैं कि नहीं। इसकी वैल्यू कितनी आई है, यहाँ से देखो 7.11 आई है, 7.11 गुणे 10⁻⁴, और गुणे K की वैल्यू कितनी है, 81। तो यहाँ से देखो जब 7.11 में हम लोग 81 का गुणा करेंगे कितना होगा, जरा यहाँ करके देख लेते हैं। 7.11 गुणे 81, 1 × 1 1, 1 × 1 1 7 7, 8 × 8 8 × 8 8 7 56, 1 8 1 9, 8 7 15, 5 हासिल 1, 6 1 7 और 5, तो 2 अंक पे दशमलव लगा दो, यह आ जाएगा 575.91। तो C बराबर बेटा आपका आ गया कितना, 575.91 गुणे 10⁻⁴ फैरड। या हम 2 अंक इधर खिसकाएंगे, क्या हो जाएगा, 5.7591 गुणे 10⁻⁴। अब देखिए पहले कितना था, 575, हमने वैल्यू को क्या किया, कम किया है, तो घात हमें बढ़ानी पड़ेगी। बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जोड़ते हैं। कितना जोड़ेंगे, तो देखेंगे कितना अंक खिसकाए हैं, 2 अंक, तो 2 जहाँ जोड़ देंगे। तो C बराबर कितना हो जाएगा, 5.75 गुणे 10⁻⁻2 कितना हो जाएगा, फैरड।
बात समझ में आई? तो ये हो जाएगा। और आप अब देख भी पा रहे हो पहले कितना था आपका 7.11 गुणे 10 घात -4 फैराड था, लेकिन जैसे परावैद्युतांक 81 बढ़ा, जैसे परावैद्युतांक का मान बढ़ा तो देखो धारिता का भी मान बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? बढ़ गया ना। तो इस तरीके से हमने आपको बोला था जैसे ही आप परावैद्युतांक का मान बढ़ाओगे तो उसकी धारिता भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। क्लियर बात यहाँ पे? तो आई होप आप लोगों की बात समझ में आएगी। आज के लेक्चर में हम लोग बस इतना ही पढ़ेंगे। अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे समांतर प्लेट संधारित पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है, या उससे पहले हम लोग कुछ न्यूमेरिकल करेंगे, फिर इसके आगे हम लोग और भी बातें करेंगे। तो आप लोग पहले इतना नोट करिए।